Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, आज हम मनोविज्ञान में कुछ स्पेशल हल करने वाले हैं, कुछ स्पेशल पढ़ने वाले हैं। तो आपके साइकोलॉजी में लेवल 1 में भी और लेवल 2 में भी एक टॉपिक आता है विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, जिसमें से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन 100% आने हैं आपके। तो यहाँ से हम 70 महत्वपूर्ण प्रश्नों को 35 से 40 मिनट में हल करने वाले हैं। अब 35 से 40 मिनट का अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हो तो आपके यूँ मान लीजिए ये टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा साथियों। तो बिल्कुल शुरू करते हैं इस वीडियो को। एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से समझ करके बहुत कुछ नया सीख करके आप जाने वाले हो। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे। इसके पहले भी मैंने हिंदी का वीडियो अपलोड कर दिया है, अगर नहीं देखा है तो उसको एक बार अवश्य देखें। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। प्रश्न संख्या 1 है, वर्तमान में निःशक्त बालकों के लिए कहा गया है समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा और इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 1 में आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। देखिए, जो निःशक्त बालक है उनके लिए वर्तमान में समावेशी शिक्षा के बारे में कहा गया है। समावेशी शिक्षा में क्या होता है, सभी प्रकार के बालकों को एक साथ एक ही जगह बिना किसी भेदभाव के शैक्षिक अवसर प्रदान किए जाते हैं। तो विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न 1 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 2 पर। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन है, अलेक्सिया है पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता और सुनने की अक्षमता। तो बताइए इनमें से अलेक्सिया को किस नाम से जाना जाएगा साथियों। प्रश्न संख्या 2 में राइट आंसर का चुनाव करना है। देखिए, जब यहाँ पर अलेक्सिया ही सिर्फ शब्द आ रहा है, आगे कुछ भी नहीं लग रहा है, तो साथियों अलेक्सिया को हम पठन की अक्षमता या पढ़ने की अक्षमता के अंतर्गत रखेंगे। विकल्प नंबर आपका 1 सही है। जो लिखने की अक्षमता है वो डिसग्राफिया होती है। क्या होती है, अगर यहाँ पर डिस शब्द नहीं लगता है तो फिर उनसे संबंधित जो चीज़ें हैं उनसे ही जोड़ेंगे। जैसे डिसलेक्सिया पठन अक्षमता, डिसग्राफिया लेखन अक्षमता, सुनने की क्षमता, सीखने की क्षमता, ये भी एक ही प्रकार के विकार है साथियों। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3 पर। तीसरा क्वेश्चन, अधिगम की निर्योग्यता का लक्षण है भागने की प्रवृत्ति होना, अशांत, ऊर्जावान व विध्वंसक होना, अवधान संबंधी बाधा या विकार आना और अभिप्रेरणा का अभाव। तो साथियों अधिगम निर्योग्य बालकों के बारे में आप सभी ने सुन रखा होगा, उन्हीं से संबंधित ये प्रश्न है। अधिगम निर्योग्यता के लक्षण के अंतर्गत आएगा अवधान संबंधी बाधा या विकार। अवधान मतलब होता है ध्यान केंद्रण। अगर कोई बालक एक निश्चित स्थान पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है तो वो अवधान संबंधी बाधा या विकार है, जो कि अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 पर। यहाँ थर्ड जो क्वेश्चन है, तीसरा ही विकल्प सही है। तो चलिए प्रश्न संख्या 4 आपके है, श्रवण वांछित बालकों को पढ़ाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है सांकेतिक भाषा, ब्रेल लिपि, यंत्र और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों प्रश्न संख्या 4 में देखो, जो श्रवण वांछित बालक है मतलब सुनने में जिनके दिक्कत है उनको हम ब्रेल लिपि से नहीं पढ़ाते। ब्रेल लिपि तो जो अंधे बालक होते हैं उनके लिए होते हैं, दृष्टिहीन बालकों के लिए। बल्कि श्रवण वांछित बालकों को पढ़ाने के लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। संकेतों के माध्यम से वो आसानी से, भले सुनाई ना दे, दिखाई तो देता है उनको, इसलिए प्रथम विकल्प चौथा जो क्वेश्चन है इसमें सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं, दृष्टि दोष से युक्त बालकों को आकृतियों का ज्ञान देना चाहिए मौखिक व्याख्यान द्वारा, क्षेत्र भ्रमण, दवाई नहीं है, द्वारा लिखा था मैंने ना, टाइपिंग मिस्टेक है ये, आयामी आकृतियों के स्पर्श द्वारा और सांकेतिक भाषा के द्वारा। तो साथियों यहाँ पर दृष्टि दोष से युक्त, तो ब्रेल लिपि का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न 5 में तीसरा विकल्प सही है साथियों, आयामी आकृतियों के स्पर्श द्वारा, क्योंकि वो बालक देख नहीं सकते, स्पर्श से अनुभव करते हैं उन चीज़ों को। आयामी 3D जो आकृतियाँ होती है उनके माध्यम से साथियों बालकों को आप ज्ञान दे सकते हो। तो चलिए 6ठे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न 5 में तीसरा विकल्प। देखो 70 क्वेश्चन है, हो सकता है 1-2 प्रश्नों में कोई मिस्टेक हो और वो मेरे पकड़ में नहीं आए हो, तो साथियों आप कमेंट करके हमें बता सकते हो। निम्न में से कौन विशिष्ट बालक का प्रकार नहीं है। मानसिक रोग से ग्रसित बालक, प्रतिभाशाली बालक,
दृष्टि दोष से ग्रसित बालक और घटिया आत्म संप्रत्यय वाले बालक। तो साथियों विशिष्ट बालकों में देखो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों को शामिल करेंगे, लेकिन घटिया आत्म संप्रत्यय वाले जो बालक हैं इनको हम विशिष्ट बालकों के अंतर्गत शामिल नहीं करते हैं। तो विकल्प नंबर आपका 4 सही है छठे क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 36 से 51 के बीच होती है उन्हें मानसिक मंदता की किस श्रेणी में रखा जाएगा? साधारण मानसिक मंदता, अल्प बल मानसिक मंदता, गंभीर मानसिक मंदता और गहन मानसिक मंदता। तो साथियों एनसीईआरटी आरबीएससी सारी ही बुकों का सार समझ लीजिए सब कुछ आप। ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये जो क्वेश्चन है 70 क्वेश्चन आप करोगे तो मजा आएगा आपके। देखना 36 से 51 जिनकी बुद्धि लब्धि होती है एनसीईआरटी और आरबीएससी के अकॉर्डिंग उनका राइट आंसर मतलब उनकी जो आईक्यू लेवल है वो रहेगा अल्प बल मानसिक मंदता के अंतर्गत। सेकंड विकल्प 7वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। तो चलिए 8वां क्वेश्चन, मानसिक रूप से मंदित छात्रों की शिक्षा के लिए कौन विशेष उपाय नहीं है? पाठ्यक्रम का अनुकूलन, विशेष शिक्षा, विशेष कक्षा विशिष्ट निवासीय स्कूल और खेल चिकित्सा। तो देखो जो मानसिक रूप से मंदित छात्र है उनके लिए जो विशेष उपाय नहीं है शिक्षा के लिए वो आपको देखना है। 8वें क्वेश्चन में राइट आंसर का चुनाव करो। देख लिया होगा सभी ने। तो साथियों 8वें क्वेश्चन में राइट आंसर है खेल चिकित्सा। देखो जो मानसिक मंदित छात्र हैं उनके लिए विशेष कक्षा पाठ्यक्रम का अनुकूलन किया जाए, उनके लिए विशिष्ट निवासी स्कूल भी आप बना सकते हो, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है लेकिन बना सकते हो। ये चीज़ें स्पेशल है साथियों उनके लिए शिक्षा के लिए, लेकिन खेल चिकित्सा नहीं है। इसलिए आपके 8वें क्वेश्चन में कौन सा विकल्प सही है? चौथा विकल्प। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 को देखेंगे। प्रतिभाशाली बालक की शिक्षा में किसे प्रभावी तकनीक नहीं माना जाता है? पाठ्यक्रम में समृद्धि, वर्ग उन्नति, पृथक शैक्षणिक संस्थान और शिक्षकों के अनुकूल मनोवृत्ति। तो साथियों प्रश्न संख्या 9 को देख लीजिए अच्छी तरह से, कौन सा विकल्प आपका इसमें सही रहेगा मित्रों। और लास्ट में हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप 70 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो। तो देखो 9वें क्वेश्चन में जो सही आंसर है वो रहेगा चौथा विकल्प, शिक्षकों के अनुकूल मनोवृत्ति। भाई मनोवृत्ति शिक्षकों के अनुकूल थोड़ी कर सकते हैं, फिर वहां पर बालक अपने इच्छा के अनुसार कार्य नहीं कर पाता है, इसलिए इसको प्रभावी तकनीक प्रतिभाशाली बालक की शिक्षा में नहीं माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 पे आते हैं। यहाँ चौथा विकल्प सही है साथियों। 10वां क्वेश्चन, रिली तथा लेविस के अनुसार निम्न में से किसे असाधारण बालक की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा? शिक्षण असमर्थता से ग्रसित बालक, शारीरिक रूप से विकलांग बालक, मानसिक रूप से मंद बालक और भाषा दोष से ग्रसित बालक। तो साथियों रिली और लेविस के अनुसार बताना है आपको 10वें क्वेश्चन में आंसर, और आपका जो सही आंसर है वो रहेगा साथियों भाषा दोष से जो ग्रसित बालक होता है उसको रिली और लेविस ने असाधारण बालक की श्रेणी में नहीं रखा है। बाकी जो शिक्षण असमर्थ हो, शिक्षण में शारीरिक रूप से विकलांग हो, मानसिक रूप से मंद हो, इनको इन्होंने असाधारण बालक की श्रेणी में रखा है। तो चौथा विकल्प है 10वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 पे आते हैं। निम्न में से किसके आधार पर प्रतिभाशाली एवं प्रवीण बालक की पहचान संभव नहीं है? शिक्षक द्वारा मनोनयन, माता पिता द्वारा मनोनयन, साथियों द्वारा मनोनयन और पास पड़ोस द्वारा मनोनयन। तो 11वें क्वेश्चन में राइट आंसर दीजिएगा। देख लीजिए अच्छी तरह से प्रश्न को, और इसका जो सही आंसर है साथियों वो रहेगा आपके विकल्प नंबर 4, पास पड़ोस द्वारा मनोनयन। क्यों? क्योंकि शिक्षक जानता है बालक कैसा है, उसके साथी जिनमें हमेशा वो रहता है वो जानते हैं, माता पिता जिनके सानिध्य में वो रहता है वो जानते हैं, लेकिन साथियों सबसे कम विश्वसनीय स्रोत पास पड़ोस रहेगा यहाँ पर। इसलिए आपका चौथा विकल्प प्रश्न संख्या 11 में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 पे आते हैं। तो 12वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बालकों के पिछड़ेपन का कारण नहीं है? वातावरण का प्रभाव, आनुवांशिकता, शारीरिक दोष और स्वभाव संबंधी दोष। तो देखो पिछड़ेपन का कारण बालक जो पिछड़े बालक होते हैं, बालक जो पिछड़ जाते हैं उनका कारण कौन सा नहीं है? तो साथियों वातावरण के प्रभाव से भी बहुत से बालक पिछड़ जाते हैं, स्वभाव संबंधी दोष से भी पिछड़ जाते हैं, जो उनका स्वभाव होता है उस चीज से। शारीरिक दोष के कारण भी बालक पिछड़ जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बालक है, किसी के चोट वगैरह लग गई या कुछ हो गया है या कोई शारीरिक दोष उसमें है साथियों, तो वो भी पिछड़ेपन का कारण हो सकता है। लेकिन साथियों आनुवांशिकता जो है वो पिछड़ेपन के कारणों में नहीं आती है। देखो एक पिछड़ा जो बालक है वो अगर जो जन्मजात ही पिछड़ा नहीं होता है, या तो मंद बुद्धि रहेगा
या फिर वो प्रतिभाशाली, सामान्य से पिछड़ा बालक? नहीं, पिछड़ा तो एक सामान्य की तरह रहता है, इसलिए सेकंड विकल्प आपके 12वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 पे आते हैं। तो 13वां क्वेश्चन, तो साथियों प्रश्न संख्या 13 है, समस्यात्मक बालक की कौन सी विशेषता नहीं है? समस्यात्मक बालक अपने आप से खुश रहते हैं। समस्यात्मक बालक अपने साथियों के साथ संतोषजनक अंतर्वैयक्तिक संबंध बनाने में अक्षम होते हैं। समस्यात्मक बालक सामान्य परिस्थिति में भी अनुपयुक्त भाव दिखलाते हैं। और समस्यात्मक बालक में सीखने की ऐसी अक्षमता होती है जिसकी व्याख्या बौद्धिक आधार पर संभव नहीं होती है। तो बताइए प्रश्न संख्या 13 में इनमें से कौन सी विशेषता समस्यात्मक बालक की नहीं रहेगी? तो मित्रों 13वें क्वेश्चन में देख लीजिए अच्छी तरह से विकल्पों को और इसका सही आंसर चुनिए। तो राइट आंसर है प्रश्न संख्या 13 में विकल्प नंबर 1, समस्यात्मक बालक अपने आप से खुश रहते हैं। गलत है, खुश नहीं रहते हैं, वो तो मजा आता है उनको दूसरों को तंग करने में, दूसरों को नुकसान पहुंचाने में। साथियों विकल्प 1 सही है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14 पर। यह विशेषता नहीं है ऐसा पूछ रहा है आपसे, है ना। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14, समस्यात्मक बालक की शिक्षा एवं उपचार के लिए कौन विधि बहुत अधिक सराहनीय नहीं है? स्कूल का स्वस्थ व अच्छा वातावरण, बौद्धिक क्षमता के अनुकूल शिक्षा, मनोरंजन की सुविधा और शारीरिक दोष का निवारण। तो बताइए इनमें से जो समस्यात्मक बालक की शिक्षा और उपचार के लिए कौन सी विधि बहुत अधिक सराहनीय नहीं रहेगी? तो सराहनीय तो रहेगी लेकिन बहुत अधिक। तो साथियों देखो, जो समस्यात्मक बालक है स्कूल का स्वस्थ व अच्छा वातावरण उनके लिए रखना चाहिए हमें। बौद्धिक क्षमता के, उनकी जो बौद्धिक क्षमता है उसके अनुकूल शिक्षा देनी चाहिए। मनोरंजन की सुविधा भी उनको देना चाहिए ताकि उससे वो दूसरे विद्यार्थियों के सामने, अध्यापक के सामने विद्यालय में समस्या उत्पन्न नहीं करे। लेकिन शारीरिक दोष का निवारण, तो साथियों शारीरिक दोष का निवारण, मान लीजिए उनमें कोई शारीरिक दोष है तो उस दोष के कारण ही समस्या उत्पन्न कर रहा है तो फिर वो अलग बात है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि शारीरिक दोष का जो निवारण है इस विधि को बहुत अधिक सराहनीय नहीं माना जाएगा। साथियों चौथा विकल्प आपके सही है प्रश्न संख्या 14 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 15 पर। तो चलिए 15वें क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन अपराधी व्यवहार का प्रकार नहीं है? यौन अपराध, जालसाजी, लोभी प्रवृत्ति और घूस कमाना। तो बताइए इनमें से कौन सा अपराधी व्यवहार का प्रकार नहीं है? साथियों अपराधी व्यवहार के अंतर्गत यौन अपराध आ जाता है, जालसाजी आ जाता है और घूस कमाना आ जाता है। लेकिन लोभी प्रवृत्ति साथियों व्यवहारिक अपराधी व्यवहार के अंतर्गत नहीं आता है। तो विकल्प नंबर कौन सा सही है 15वें में? थर्ड विकल्प आपके सही रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 16 को। तो चलिए 16वां क्वेश्चन, शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था हो सकती है राजनीतिक नेता, कवि, वाचक और शल्य चिकित्सक। तो जो बच्चे शारीरिक गतिक बुद्धि रखते हैं उनकी अंतिम अवस्था की यदि हम बात करें तो साथियों वो सर्जन मतलब शल्य चिकित्सक तक बन सकते हैं। चौथा विकल्प आपके 16वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 पे आते हैं। तो चलिए आपके प्रश्न संख्या 17, भाषा अवबोधन से संबंधित विकार है चलाघात, वाक संबंध रोग, लेखन अक्षमता और भाषाघात। तो बताइए इनमें से भाषा अवबोधन को ही देखना है आपको, दूसरी चीजों को नहीं देखना है। तो साथियों भाषा अवबोधन से संबंधित विकारों में लेखन अक्षमता, वाक संबंध रोग या चलाघात नहीं आएगा बल्कि भाषाघात आएगा। विकल्प नंबर आपका 4 सही है 17वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 पे आते हैं। तो चलिए आपके प्रश्न संख्या 18, विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है न्यूनतम अवधान विकार, आत्म विमोह, आत्म नहीं है ये आत्म लिखा था सॉरी है ना, पर अभिघातज तनाव और प्रमस्तिष्क घात। तो साथियों विकासात्मक विकार के उदाहरणों में किसको सम्मिलित नहीं किया जाता है? देखो न्यूनतम अवधान विकार जिसमें ADHD जिसको हम बोलते हैं, आत्म विमोह मतलब ऑटिज्म जिसको बोलते हैं, और प्रमस्तिष्क घात। साथियों ये तीनों ही विकासात्मक विकार में आ जाते हैं, लेकिन पर अभिघातज तनाव इसको हम विकासात्मक विकार में सम्मिलित नहीं करते हैं। तो थर्ड विकल्प आपके 18वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 पे आते हैं। सृजनात्मक विद्यार्थी वह है जो बहुत बुद्धिमान है, पाशर्व चिंतन करता है, परीक्षा में अच्छे अंक लाता है
और प्रश्न का अच्छा उत्तर देता है। तो साथियों, एक जो सृजनात्मक विद्यार्थी है, इनमें से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थी के बारे में सही कथन है? तो विकल्प नंबर है आपका दूसरा बिल्कुल राइट। जो बहुत बुद्धिमान है वो प्रतिभाशाली होता है। परीक्षा में अच्छे अंक लाना और प्रश्न का अच्छा उत्तर देना सृजनात्मकता की निशानी नहीं है, बल्कि पार्श्व चिंतन करना साथियों सृजनात्मकता की निशानी मानी जाती है। तो सेकंड विकल्प आपके 19वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 20 पर। तो चलिए 20वां क्वेश्चन, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए प्रभावी तकनीक है त्वरण कार्यक्रम, संवर्धन कार्यक्रम, प्रथम शैक्षणिक संस्था, पृथक है ये ना, पृथक इस प्रकार से लिखा होना चाहिए, पृथक शैक्षणिक संस्थान और उक्त सभी। तो साथियों, जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, प्रतिभाशाली का मतलब सभी जानते हो, लगभग 130 से ऊपर वाले को ही प्रतिभाशाली कहते हैं। कुछ विशिष्ट मनोवैज्ञानिकों ने 140 से ऊपर भी बताया है। तो देखो, जो उनके लिए प्रभावी तकनीक है, त्वरण कार्यक्रम भी उनके लिए होना चाहिए, संवर्धन कार्यक्रम भी होना चाहिए, पृथक शैक्षणिक संस्थान भी आप उनके लिए स्थापित कर सकते हो, अर्थात उक्त सभी वाला जो चौथा विकल्प है वो ही 20वें प्रश्न में सही है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 21 पर। प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है मानसिक प्रक्रिया की तीव्रता होती है, दैनिक कार्यों में विभिन्नता होती है, पाठ्य पुस्तकों में अत्यधिक रुचि या अरुचि होती है, और इनमें से सभी। तो साथियों बताइए, प्रश्न संख्या 21 में कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताओं में सम्मिलित होगी? प्रश्न संख्या 21 में पहला विकल्प, दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प या चौथा विकल्प कौन सा सही रहेगा? तो साथियों 21वें क्वेश्चन में जो राइट आंसर है वो रहेगा इनमें से सभी विशेषता प्रतिभाशाली बालक की होती है। वो मानसिक प्रक्रिया में भी तीव्र होते हैं, दैनिक कार्य भी सामान्य बालकों से हटकर करते हैं वो, और या तो पाठ्य पुस्तकों में उनकी बहुत ज़्यादा रुचि रहेगी या अरुचि रहेगी। ठीक है, ये सभी विशेषता प्रतिभाशाली बालक की होती है। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 आपके 22वां क्वेश्चन है, किसने कहा कि आनुवांशिक लक्षण आपराधिक प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करते हैं? यह कथन किसका है? वैलेंटाइन का, स्किनर का, गुड का और क्लासमियर का। तो साथियों, ये जो कथन कहा गया है आपराधिक प्रवृत्तियों से संबंधित, ये किसके द्वारा कहा गया है? 22वें क्वेश्चन में सही आंसर देना है। तो मित्रों 22वें क्वेश्चन में जो राइट आंसर है वो रहेगा उपरोक्त कथन वैलेंटाइन के द्वारा कहा गया है कि जो आनुवांशिक लक्षण हैं ये आपराधिक प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 पे आएंगे। निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है? जो सामाजिक रूप से वंचित बालक होते हैं उनकी कौन सी समस्या नहीं है? सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव होता है, सृजनशीलता को पोषित होने के अवसर नहीं मिल पाते हैं, रहने के लिए स्वस्थ परिवेश नहीं मिल पाता है, और विद्यालय में पक्षपातपूर्ण वातावरण का सामना इन्हें करना पड़ता है। तो साथियों, जो बालक सामाजिक रूप से वंचित होते हैं उनकी समस्या कौन सी नहीं है? प्रश्न संख्या 23। तो साथियों, विकल्प नंबर आपका 3 सही है, रहने के लिए स्वस्थ परिवेश। ये सामाजिक रूप से वंचित बालकों की समस्या नहीं मानी जाएगी। क्यों नहीं मानी जाएगी, इसको भी आप समझ लीजिए थोड़ा, क्योंकि रहने के लिए स्वस्थ परिवेश के लिए सामाजिक स्तर का को ही थोड़ी ध्यान में रखना पड़ता है, आर्थिक स्तर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आपका थर्ड विकल्प इस क्वेश्चन में सही है, प्रश्न संख्या 23 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24, निम्न में से कौन सी पिछड़े हुए बालकों की विशेषता नहीं है? अपनी प्रकृति प्रदत्त योग्यताओं से कम स्तर की शैक्षिक उपलब्धि का प्रदर्शन करते हैं, सामान्य विद्यालय कार्य के साथ वह गति नहीं रख पाते हैं, अपनी आयु के बालकों से काफ़ी पिछड़ जाते हैं और कम बुद्धि रखते हैं। तो बताइए इनमें से कौन सी विशेषता पिछड़े हुए बालकों की विशेषता नहीं है साथियों? तो 24वें क्वेश्चन को देख लिया होगा सभी ने, राइट आंसर है आपके विकल्प नंबर 4। वैसे तो पिछड़े हुए बालक की IQ 80 से 90 मानी जाती है, लेकिन साथियों एक प्रतिभाशाली बालक भी पिछड़ा हो सकता है, इसलिए कम बुद्धि रखना इनके संबंध में गलत कथन है। तो विकल्प नंबर आपका 4 सही है, बाकी तीसरा, दूसरा और जो पहला विकल्प है ये तो बिल्कुल विशेषता है पिछड़े हुए बालक की। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25 पे आते हैं। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यूह रचना कार्य करेगी? कार्यों को मूर्त रूप से समझाना, विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना, स्वयं अध्ययन के अवसर प्रदान करना और सहायता के लिए बाहर से संसाधनों को प्राप्त करना। तो जो मानसिक रूप से पिछड़े बालक है साथियों
उनके लिए सबसे अच्छी व्यूह रचना आपसे पूछी जा रही है, कौन सी रहेगी? 25वें क्वेश्चन में सही आंसर है आपके विकल्प नंबर 1, कार्यों को मूर्त रूप से समझाना, क्योंकि मूर्त रूप से किसी कार्य को जब हम सीखते हैं तो वो अच्छी तरह से समझ में आता है, ज़्यादा याद रहता है, जल्दी सीख जाते हैं, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो विकल्प नंबर आपका 1 सही है 25वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 26 पर। तो चलिए 26वां प्रश्न, निष्पत्ति परीक्षणों का सबसे अधिक उपयोग होता है अधिगम में, प्रेरकों में, छात्र वर्गीकरण में और श्रेणी विभाजन में। तो जो निष्पत्ति या उपलब्धि परीक्षण है, इनका सबसे अधिक उपयोग किसमें किया जाता है? साथियों, प्रश्न संख्या 26 में जो सही आंसर है वो रहेगा निष्पत्ति परीक्षणों या फिर उपलब्धि परीक्षणों का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है छात्रों के वर्गीकरण करने में। विकल्प नंबर आपका 3 सही है 26वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 27 पर। तो चलिए 27वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? बुद्धिलब्धि का 20 से 70 होना, धीमी गति से सीखना एवं दैनिक क्रियाओं को न कर पाना, वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई और अंतः वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना। तो साथियों, जो मानसिक मंदता होती है उसमें बुद्धिलब्धि सभी को पता है लगभग 20 से 70 मानी जाती है। ये लोग धीमी गति से सीखते हैं और दैनिक क्रियाओं को कई बार नहीं कर पाते हैं, वातावरण के साथ ये अनुकूलन नहीं बैठा पाते हैं। लेकिन साथियों, अंतः वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना ये मानसिक मंदता की विशेषता नहीं होती है, क्योंकि मानसिक मंद जो बालक है वो उसके अंतः वैयक्तिक संबंध तो वो भी मजबूत बना सकता है। इसलिए आपका चौथा विकल्प 27वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28 पे आते हैं। बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए, जब अध्यापक फुर्सत में हो तब, कुछ समय पश्चात शांत करनी चाहिए, तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई है, और इनमें से सभी। तो देखो, अगर मान लो कोई चीज छात्र ने माइंड में उत्पन्न हुई, वो अध्यापक से पूछ रहा है, जिज्ञासा है उसके माइंड में, तो साथियों कब शांत करोगे? जब उसने कोई प्रश्न पूछा, उसके अंदर कोई जिज्ञासा उत्पन्न हुई, तभी उसकी जिज्ञासा को शांत करना एक अध्यापक का कर्तव्य होता है। थर्ड विकल्प आपके 28वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29, व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर पार्कहर्स्ट ने बालकों के लिए कौन सी शिक्षा पद्धति दी है? डाल्टन प्लांक, बिनेट का प्लांक, प्रोजेक्ट प्लांक और प्ले प्लांक। तो देखो, व्यक्तिगत विभिन्नता के शिक्षण हेतु ही मिस हेलन पार्कहर्स्ट के द्वारा डाल्टन विधि दी गई थी, जिसको डाल्टन प्लांक के नाम से भी जाना जाता है। आपका प्रथम विकल्प सही है प्रश्न संख्या 29 में। नेक्स्ट देखेंगे अब हम प्रश्न संख्या 30 को। तो चलिए 30वां क्वेश्चन देखेंगे। कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है ऐसे अभिभावकों के बालक से जिनकी वार्षिक आय कम है, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो वंचित वर्ग में आते हैं, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो गरीबी रेखा से नीचे की सीमा में आते हैं, या ऐसे अभिभावकों के बालकों से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं। तो बताइए, इनमें से कमजोर वर्ग के बालक का मतलब सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा साथियों प्रश्न संख्या 30 में? तो देखो, कमजोर वर्ग का बालक जो है उसका मतलब है ऐसे अभिभावकों के बालक या फिर ऐसे माता पिता के बालक जो सरकार ने फिक्स कर रखा है, उनके सरकार के द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा है उसकी वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में है, उनको ही सरकार कमजोर वर्ग के बालकों के अंतर्गत शामिल करती है। तो चौथा विकल्प आपके 30वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 31। तो 31वां प्रश्न, मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सही नहीं है? कुछ नजदीकी विश्वसनीय मित्र बनाएं, अपनी समस्या किसी को नहीं बताए, कुछ मनोरंजन की अभिरुचि रखें और किसी विश्वास पात्र व्यक्ति से अपनी समस्याओं की चर्चा करें। तो यदि आप मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रखना चाहते हो तो कौन सा तरीका सही नहीं है उसके लिए? साथियों, सही आंसर है आपका अपनी समस्या किसी को नहीं बताए। अगर हमारे कोई समस्या है, हम किसी से भी उस समस्या के बारे में चर्चा नहीं करते हैं, तो फिर मन ही मन में उस चीज़ को घुटता जाता है और बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से हम परेशान हो जाते हैं। साथियों, विकल्प नंबर आपका 2 सही है, और ज़्यादा ही समस्या है तो आदमी पागल भी हो जाता है ऐसी स्थिति में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 32 पे आते हैं। तो चलिए प्रश्न संख्या 32 को देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 32 से, वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है।
समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा और अपवर्जक शिक्षा। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि भाई जो वंचित वर्ग के बालक है और जो सामान्य बालक है, सभी को यदि एक साथ शिक्षा दी जाए तो उसको हम समावेशी शिक्षा के नाम से जानते हैं। प्रथम विकल्प आपका सही रहेगा साथियों 32वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 33 पे आते हैं। तो चलिए 33वें क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है? अनुश्रुत वाक्य, प्रवर्धित वाक्य, परिणामकारी वाक्य और लंबित वाक्य। तो साथियों इनमें से उस पद्धति का नाम बताइएगा जिसका उपयोग करते हुए आप हकलाने की समस्या से बालक को उस समस्या को दूर कर सकते हो। तो राइट आंसर जो है वो रहेगा 33वें क्वेश्चन में प्रवर्धित वाक्य। प्रवर्धित वाक्य का उपयोग यदि आप करते हो, प्रवर्धित का मतलब बिल्कुल शुद्ध वाक्य साथियों, ठीक है। तो आराम से अगर आप शुद्ध वाक्य आराम से बच्चों को बताते हो तो बिल्कुल हकलाने की जो समस्या है आराम आराम से उसको बुलवाओ, उसकी समस्या धीरे 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 दूर हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 34। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है बिना किसी प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उसके किसी भी काम नहीं आएगी। उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है या विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। तो देखो प्रश्न संख्या 34 में राइट आंसर कौन सा रहेगा, देख लिया होगा सभी ने 34वां क्वेश्चन। राइट आंसर है साथियों विकल्प नंबर 4। आंशिक रूप से देख रहा है मतलब उसको कम दिखाई दे रहा है। अगर आप उसको अलग विद्यालय में डालोगे तो उसके अंदर हीन भावना उत्पन्न होगी। बिना किसी प्रावधान के नियमित में डालोगे नियमित विद्यालय में तो उसे वहां भी दिक्कत आएगी। साथ ही उसे विशेष प्रावधान करते हुए नियमित विद्यालय में ही रखना चाहिए। चौथा विकल्प आपके 34वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 35। तो साथियों प्रश्न संख्या 35 पर हम आ चुके हैं। 35वां क्वेश्चन। समस्यात्मक बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाने हेतु आप प्रयास करेंगे। बालक के वातावरण और दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे। बालक को दंड देकर सुधार लाने का प्रयास करेंगे। उस पर ध्यान नहीं देंगे या उसको कक्षा के आगे की पंक्ति में स्थान देंगे। तो देखिए एक बालक है जो समस्यात्मक है, आप उसके व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहते हो तो आपका जो प्रयास रहेगा वो यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखिएगा प्रश्न संख्या 35 को सही आंसर क्या रहेगा। तो राइट आंसर है 35वें प्रश्न में प्रथम विकल्प, बालक का जो वातावरण है और उसका जो दृष्टिकोण है उसमें परिवर्तन लाने का प्रयास हम करेंगे एक शिक्षक होने के नाते। प्रथम विकल्प सही रहेगा 35वें में। ध्यान नहीं देंगे, दंड देकर सुधार लाना, ये तो बिल्कुल ही गलत है। हाँ चौथा कि भाई आगे की पंक्ति में स्थान देंगे तो स्थान देने से काम नहीं चलेगा, वो आगे भी समस्या खड़ी कर सकता है, इसलिए प्रथम विकल्प 35वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 36। निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? बुद्धि लब्धि का 25 से 70 के मध्य होना। ये देखो ये क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है साथियों। 36वें क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया था अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना, ये मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन रिपीट हुआ है इसलिए हम ज़्यादा टाइम इस पर रुकेंगे नहीं। कौन सा आंसर बताया था मैंने? चौथा विकल्प। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 37। निम्न में से कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण नहीं है? संवेगात्मक अस्थिरता, प्रमुख कार्यों में संतोष, अतिशयता का अभाव और आत्मविश्वास। तो बताइए प्रश्न संख्या 37 में कौन सा ऐसा विकल्प है जो कि स्वस्थ व्यक्ति के लक्षणों के अंतर्गत नहीं आता है, जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति है उसके लक्षणों में। तो प्रश्न संख्या 37 में साथियों राइट आंसर है विकल्प नंबर 1, संवेगात्मक अस्थिरता। साथियों जो लोग संवेगात्मक रूप से अस्थिर रहते हैं, मतलब उनके संवेग बार बार चेंज हो जाते हैं, उनको हम मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्तियों में सम्मिलित नहीं कर सकते हैं। अतः आपका 37वें क्वेश्चन में प्रथम विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 38 पे आते हैं। तो चलिए प्रश्न संख्या 38। विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए क्या महत्वपूर्ण नहीं है? सहज शैक्षिक गतिविधियों का प्रावधान, पाठ्यक्रम का दोहराना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देना और रुचि में भिन्नता का ध्यान रखना। तो मानसिक स्वास्थ्य, अच्छा मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए जो चीज़ महत्वपूर्ण आपको नहीं लगती है उसका चुनाव करना है। देखिए प्रश्न संख्या 38 में राइट आंसर है पाठ्यक्रम का दोहराना।
पाठ्यक्रम का दोहराना कोई मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित नहीं होता है। पहला, तीसरा, चौथा ये मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं। तो सेकंड विकल्प आपके 38वें क्वेश्चन में सही है मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 39। मानसिक आरोग्य विज्ञान से तात्पर्य है संतुलित एवं व्यवस्थापित व्यक्तित्व का निर्माण, संतुलित व्यक्तित्व का निर्माण, व्यवस्थापित व्यक्तित्व का निर्माण और असंतुलित एवं अव्यवस्थित व्यक्तित्व का निर्माण। स्टार कर लीजिए क्वेश्चन पे, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस प्रश्न का। मानसिक आरोग्यता से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो मानसिक आरोग्यता का मतलब होता है संतुलित और व्यवस्थापित व्यक्तित्व का निर्माण ही मानसिक आरोग्यता कहलाता है। व्यवस्थापित और संतुलित व्यक्तित्व का निर्माण, व्यवस्थापित हो, बिल्कुल संतुलित हो मानसिक रूप से भी, तो साथियों एक तरह से भावात्मक रूप से भी वो अच्छा हो, तो उसको मानसिक आरोग्यता में हम शामिल करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 40 पे आएंगे। 40वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कारक समस्या समाधान में बाधक हो सकता है? रुचि, मानसिक वृत्ति, बुद्धि और पूर्व अधिगम स्तर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि गलत होने के बहुत ज़्यादा चांस इस प्रश्न में हैं। क्वेश्चन सीटेट का है साथियों, सीटेट में पूछा गया था और एक बार नहीं 2-3 बार पूछा जा चुका है। यहाँ पर जो मानसिक वृत्ति है ये समस्या समाधान में बाधक हो सकता है। कैसे हो सकती है? क्योंकि मानसिक वृत्ति मतलब होता है अपने मन की वृत्ति। मानसिक मतलब मन, अपनी जो सोच है साथियों, अगर हमारी पूर्व सोच किसी चीज़ के बारे में नकारात्मक है, चाहे फिर उसको कोई कितना ही सिखाने की कोशिश करे, लेकिन हम उसका समस्या का समाधान या वो चीज़ नहीं सीख पाते हैं, तो सबसे ज़्यादा फर्क मानसिक वृत्ति का पड़ता है। इसलिए सेकंड विकल्प आपके 40वें क्वेश्चन में सही रहेगा। तो चलिए अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 41 पर। 41वां क्वेश्चन है आपके, सृजनात्मकता का विकास करने में कौन सहायक नहीं है? कविता पूरी करना, चित्र पर आधारित मौखिक अथवा लिखित वर्णन करना, प्रश्नों के उत्तर लिखना और अधूरी कहानी की पूर्ति करना। तो साथियों इनमें से जो तीसरा विकल्प है वो सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है, क्योंकि प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं हम तो वो तो एक फिक्स चीज़ है, लेकिन साथियों कविता पूरी कर रहे हो, चित्र पर आधारित मौखिक या लिखित वर्णन कर रहे हो, अधूरी कहानी है उसको पूरी कर रहे हो, तो सभी जगह यहाँ सृजनात्मकता विकसित होती है। थर्ड विकल्प 41वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 42, निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? सामंजस्य, सूत्र से सवाल हल करना, तात्कालिक स्थिति से परे जाने की योग्यता और दूसरों के विचारों में परिवर्तन लाना। तो देखो पहचान लिया होगा सभी ने 42वें क्वेश्चन का सही आंसर सूत्र से सवाल हल करना तो अभिसारी चिंतन के अंतर्गत आ गया, इसलिए ये सृजनात्मकता का तत्व नहीं है। विकल्प नंबर आपका 2 सही है साथियों। बाकी तत्कालिक स्थिति मतलब जो सभी सोचते हैं उससे दूर जाकर सोचना, दूसरों के विचारों में परिवर्तन लाना, सामंजस्य बिठाना, ये सभी सृजनात्मकता के तत्वों में आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 43, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सृजनशीलता किसी भी कला में, काल नहीं है ये, कला लिखा था मैंने ना, किसी भी कला में मौलिकता होती है। सृजनशीलता किसी पूरे किए गए काम का एक नया परिणाम है। सृजनशीलता में समाज या किसी समूह के लिए उपयोगिता होनी चाहिए। सृजनशीलता के लिए चिंतन आवश्यक नहीं है। तो बताइए इनमें से जो कथन आपको सही नहीं लग रहा है उसको देखना है। चारों ही कथन सृजनशीलता से संबंधित है। तो साथियों जो चौथा कथन कह रहा है कि चिंतन आवश्यक नहीं है, तो साथियों चिंतन तो आवश्यक होता है, क्योंकि जब भी हम किसी भी तरीके से समस्या का समाधान करें तो चिंतन करना ही पड़ता है, और चाहे वो सृजनात्मकता ही क्यों ना हो। इसलिए चौथा विकल्प आपके 43वें क्वेश्चन में सही है। किसी कला में मौलिकता आना, किसी किए गए कार्य का एक नया परिणाम, समूह के लिए कोई चीज़ उपयोगी होना, साथियों ये सभी सृजनात्मकता में आ जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 44 पाएंगे। यहाँ कौन सा विकल्प है आपके? चौथा विकल्प। तो 44वां क्वेश्चन, बच्चों में सृजनात्मकता विकसित नहीं की जा सकती है। उनको कोई एक विषय देकर उससे संबंधित सूचनाएं एकत्र करके आज की किसी समस्या की खोज तलाश करने का उनको एक अवसर प्रदान करके, उनको किसी समस्या के भावी परिणामों का विश्लेषण करने का एक अवसर प्रदान करके और किसी जांच पड़ताल करने के लिए उनको हतोत्साहित करके। तो देखो
सृजनात्मकता कैसे विकसित नहीं की जा सकती है? प्रश्न संख्या 44 में सही आंसर बताइएगा। साथियों राइट आंसर है आपके चौथा विकल्प, किसी जांच पड़ताल के लिए उनको हतोत्साहित। देखो एक शब्द होता है प्रोत्साहित और एक होता है हतोत्साहित। प्रोत्साहित में हम कार्य को कराने के लिए प्रोत्साहन देते हैं कि भाई हाँ करो, तुम कर सकते हो। एक होता है हतोत्साहित, अरे तुमसे नहीं होगा, तुम कर ही नहीं सकते, अभी तुम इसके लायक नहीं हो, क्या कर रहे हो, ये वो। तो साथियों ये हतोत्साहित ये चीज़ सृजनात्मकता को विकसित नहीं कर सकती है, इसलिए चौथा विकल्प 44वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 45, सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को विद्यार्थियों को रखना चाहिए कार्य केंद्रित, लक्ष्य केंद्रित, कार्य एवं लक्ष्य केंद्रित और पुरस्कार प्रेरित। इजी लग रहा होगा क्वेश्चन, बट गलत करोगे अगर नहीं पढ़ रखा है तो। साथियों राइट आंसर है आपके विकल्प नंबर 1 कार्य केंद्रित। ये क्वेश्चन रीट भर्ती में आया था और वहाँ पर तीसरा विकल्प मैं खुद करके आया था। 2016 में था शायद ये प्रश्न, जब मैंने पहली बार रीट का एग्ज़ाम दिया था 2016 में। तो साथियों वहाँ पर कार्य एवं लक्ष्य केंद्रित पहली बार पढ़ते ही तीसरा लगा दिया बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि पहला दूसरा विकल्प कार्य और लक्ष्य है, तीसरे में दोनों आ रहे, तो हम अक्सर ऐसा ही करते हैं। लेकिन यहाँ सही आंसर था कार्य केंद्रित, क्योंकि सृजनशीलता में क्या होता है, लक्ष्य में तो क्या हो जाता है साथियों, एक फिक्स चीज़ हो जाती है, हमें वही करना पड़ता है। लेकिन कार्य केंद्रित में क्या होता है, नई नई चीज़ें हो जाती है, और नई नई चीज़ें किस में होती है, सृजनशीलता में। इसलिए कार्य केंद्रित यहाँ पर प्रथम विकल्प सही है प्रश्न संख्या 45 में। तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 46 पर। सृजनात्मकता सदैव होती है अभिसारी, अपसारी, विनाशकारी और एक रास्ता। तो साथियों सृजनात्मकता की यदि हम बात करें तो ये सदैव अपसारी होती है, जबकि बुद्धि सदैव अभिसारी होती है। दोनों को याद रखिएगा, याद होना भी चाहिए। अभिसारी से संबंधित बुद्धि है और सृजनात्मकता सदैव क्या होती है, अपसारी। तो सेकंड विकल्प 46वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 47, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक है उन्हें विशिष्ट योग्यता हेतु विशेष अवसर दिए जाए, उन्हें असाधारण होने की अनुभूति कराई जाए, उन्हें लगातार पुरस्कार दिए जाए, और इनमें से कोई नहीं। तो देखो जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनके लिए क्या आवश्यक है, राइट आंसर है पहला विकल्प, उन्हें विशिष्ट योग्यता हेतु विशेष अवसर दिए जाए। ऐसा नहीं है कि असाधारण होने की उन्हें अनुभूति, अरे तुम तो असाधारण हो, तुम तो ये हो, वो फिर ज़्यादा ऊपर चढ़ जाएंगे, वो अपने आप को फिर सर्वश्रेष्ठ समझेंगे और दूसरों को बिल्कुल तुच्छ। लगातार पुरस्कार भी उन्हें नहीं देने चाहिए साथियों। तो यहाँ आपका प्रथम विकल्प ही सही है 47वें में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 48, प्रभावीकृत परीक्षण क्यों कराए जाते हैं? मंदबुद्धि बालकों की पहचान के लिए, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए, सामान्य बुद्धि बालकों की पहचान के लिए, या पिछड़े बुद्धि बालकों की पहचान के लिए। बताइए इनमें से प्रश्न संख्या 48 में कौन सा आंसर आपका सही है। जो प्रभावीकृत परीक्षण है साथियों, स्टार कर लेना प्रश्न पे, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब हमें प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करनी होती है तब प्रभावीकृत परीक्षण का आयोजन किया जाता है। दूसरा विकल्प आपके 48वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 49 पर। तो चलिए प्रश्न संख्या 49 है, संपुष्ट कार्यक्रम जरूरी होते हैं कमजोर अधिगमकर्ताओं के लिए, प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए, साधारण अधिगमकर्ताओं के लिए, और शारीरिक रूप से अयोग्य बालकों या अधिगमकर्ताओं के लिए। तो प्रश्न संख्या 49 में आपको सही आंसर देना है। देखो प्रश्न संख्या 49 में भी जो आपका सही आंसर है वो प्रतिभाशाली बालक ही रहेगा। संपुष्ट कार्यक्रम भी प्रतिभाशाली बालकों के लिए ही आयोजित करते हैं। तो सेकंड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 49 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 50 पे आएंगे। तो चलिए 50वां क्वेश्चन, प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व अभिभावकों के मतों को देना चाहिए, वस्तुनिष्ठ परीक्षण के परिणाम को देना चाहिए, शिक्षक के निर्णय को देना चाहिए, या समुदाय के विचारों को देना चाहिए। तो इसके पहले भी एक क्वेश्चन आया था कि भाई प्रतिभाशाली बालकों के लिए किसका मत सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो वहाँ पर पड़ोसी वाला राइट आंसर था, जिसमें हमारे शिक्षक भी विकल्प में था, माता पिता भी विकल्प में थे, उसके दोस्त साथी भी विकल्प में थे। लेकिन वहाँ ऑप्शन को देखते हुए हमने पड़ोसी को सही किया था कि सबसे कम महत्व इसको देना चाहिए। और यहाँ पर सबसे अधिक महत्व की बात की जा रही है साथियों। अभिभावक भी है, शिक्षक भी है, समुदाय भी है, और ऑब्जेक्टिव
टेस्ट भी है। तो साथियों वस्तुनिष्ठ परीक्षण के जो परिणाम हैं इनको सबसे ज़्यादा महत्व देना चाहिए। दूसरा विकल्प आपके 50वें क्वेश्चन में सही है। विकल्प को देखते हुए करना पड़ेगा फिर इन चीज़ों को। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 51 पे आएंगे। 51वां क्वेश्चन, सामाजिक नियमों व कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक कहलाता है। पिछड़ा बालक, मंद बुद्धि बालक, जड़ बुद्धि बालक और बाल अपराधी। तो जो बालक सामाजिक नियम, संवैधानिक कानून इनके विरुद्ध व्यवहार करता है उस बालक को हम बाल अपराधी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? बाल अपराधी उसको कहते हैं। चौथा विकल्प 51वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 52 पर। तो चलिए 52वें क्वेश्चन को देखेंगे साथियों। प्रश्न संख्या 52, निम्न में से कौन सा समाज विरोधी बालक के बारे में सत्य नहीं है? समाज विरोधी बालक का व्यवहार आत्म केंद्रित होता है। समाज विरोधी बालक के लक्ष्य यथार्थवादी होते हैं। समाज विरोधी बालक में दोष की भावना कम होती है और समाज विरोधी बालक तोड़फोड़ करने वाला होता है। तो सत्य नहीं है साथियों प्रश्न संख्या 52 में जो कथन सत्य नहीं है समाज विरोधी बालक के बारे में वो आपको चुनना है। तो देखो साथियों प्रश्न संख्या 52 में कंफ्यूजन हमें चौथे में और पहले में तो नहीं होगा, दूसरे और तीसरे में कंफ्यूजन हो जाता है। तो राइट आंसर है विकल्प नंबर 2। समाज विरोधी बालक के लक्ष्य यथार्थवादी लक्ष्य समाज विरोधी बालक के बिल्कुल भी नहीं होते हैं। ये कथन सत्य नहीं है। तो यही आपसे पूछ रहा था, दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 53 पर। बाकी जो तीसरा विकल्प कह रहा है कि समाज विरोधी बालक में दोष की भावना कम होती है। दोष की भावना कम होती है मतलब वो खुद को दोषी नहीं मानता है। बिल्कुल सही बात है साथियों ये। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 53 पे आते हैं। एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मापदंडों को नहीं मानता है। इस विद्यार्थी को यहाँ रिक्त स्थान है जिसकी पूर्ति करना है। में सहायता की आवश्यकता है। भावात्मक क्षेत्र में, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल में, संज्ञानात्मक क्षेत्र में और मनोगत्यात्मक क्षेत्र में। तो देखो जो विद्यार्थी है वो समकक्ष व्यक्तियों के प्रति आक्रामक व्यवहार कर रहा है, विद्यालय के मापदंडों को नहीं मान रहा है। मतलब साथियों उसका जो व्यवहार है वो संवेगात्मक रूप से सही नहीं है, इसलिए उसको भावात्मक क्षेत्र में सहायता की आवश्यकता है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न संख्या 53 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 54 पे आते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 54 देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 54, सुधार स्कूल स्थापित किए गए हैं बाल अपराधियों के लिए, मंदबुद्धि बालकों के लिए, गूंगे बहरे बालकों के लिए और अंधे बालकों के लिए। तो देखो अंधे, मंद और गूंगे इनके लिए नहीं बल्कि जो बाल अपराधी होते हैं उनके लिए सुधार स्कूल स्थापित किए जाते हैं जिनको बाल सुधार गृह के नाम से जाना जाता है। तो आपका प्रथम विकल्प 54वें प्रश्न में सही है साथियों। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 55 को। 55वां प्रश्न आता है आपके, बाल अपराध का मनोवैज्ञानिक कारण है अवरुद्ध इच्छा, युद्ध, गुणसूत्र और यौनांगों का तीव्र विकास। मनोवैज्ञानिक कारण यहाँ पर पूछा जा रहा है बाल अपराध जो करते हैं। तो साथियों मनोवैज्ञानिक कारणों में आएगा अवरुद्ध इच्छा। देखो युद्ध, गुणसूत्र, यौनांगों का तीव्र विकास ये तो वंशानुक्रम से शारीरिक चीज़ें हैं। ये अवरुद्ध इच्छा हमारे मानसिक स्तर से संबंधित है और मानसिक स्तर किस में आएगा? मनोवैज्ञानिक कारणों में। इसलिए आपका प्रथम विकल्प सही है प्रश्न 55 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 56 पे चलते हैं। तो चलिए प्रश्न संख्या 56 देखेंगे। यहाँ प्रथम विकल्प है साथियों। आपके 56 क्वेश्चन है, यदि एक बालक कक्षा का औसत कार्य नहीं कर पाता है तो वह है पिछड़ा बालक, मंदबुद्धि बालक, मूर्ख बालक और शैतान बालक। तो कक्षा का औसत कार्य जो सभी बालक कर लेते हैं साथियों, अगर कोई बालक उसको नहीं कर पा रहा है तो हम उसको पिछड़ा बालक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? पिछड़ा बालक। प्रथम विकल्प 56 में सही है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 57 को। वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बालकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दे, उसके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करे और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करे। उन्हें कक्षा में अलग बिठाएं और उन पर ध्यान ना दें क्योंकि वह दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ कुछ विकल्प तो बिल्कुल ही गलत है कि उन पर ध्यान ना दे, ये तो गलत हो गया। कक्षा में अलग बिठाए, ये भी बिल्कुल गलत हो गया।
बहुत लिखित कार्य दोगे जिससे क्या होगा, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि दूर हो जाएगी? नहीं साथियों, उसके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का हमें प्रयास करना चाहिए और उन्हें कक्षा में होने वाली सभी चर्चाओं में शामिल करना चाहिए। विकल्प नंबर आपका 2 सही है। शिक्षक होने के नाते आपका ये कर्तव्य बनता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 58 पे आते हैं। आपके 58वां क्वेश्चन विशेष शिक्षा संबंधित है। मेधावी छात्र के लिए शिक्षा, कम योग्य छात्रों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से और पिछड़ी बुद्धि के छात्रों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से। तो जो विशेष शिक्षा है इसका संबंध किससे है? 58वें क्वेश्चन में आपको सही आंसर देना है। साथियों, हम यहाँ पर विविध अधिगमकर्ताओं की समझ पढ़ रहे हैं। तो जो विशेष शिक्षा है इसका मतलब होता है जो कम योग्य छात्र है उनके लिए शैक्षिक कार्यक्रम हमें आयोजित करना चाहिए, वो ही होती है विशेष शिक्षा। विकल्प 2 सही है 58 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 59। एक बालक जो गणित के अतिरिक्त अन्य विषयों में सामान्य है जबकि गणित में बहुत निम्न उपलब्धि रखता है, ऐसे बालक को निम्न में से किस श्रेणी में रखा जा सकता है? मंदबुद्धि बालक, ये देखिए मंदबुद्धि बालक, पिछड़ा बालक, औसत बुद्धि बालक और मनस्ताप बालक। तो साथियों, और सब्जेक्ट में तो बहुत बढ़िया है लेकिन गणित में वो कमज़ोर है, फिर हम उसको मंदबुद्धि में नहीं रखेंगे बल्कि पिछड़े बालक के अंतर्गत रखेंगे। देखा होगा आपने, एक सृजनात्मक विद्यार्थी भी पिछड़ा हो सकता है और एक प्रतिभाशाली बालक भी पिछड़ा हो सकता है। तो यहाँ आपका सेकंड विकल्प सही है 59 में। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 60 को। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है? पिछड़ा बालक, मंदबुद्धि बालक, प्रतिभाशाली बालक और इनमें से सभी। तो साथियों, विशिष्ट बालक का मतलब है वह बालक जो सामान्य बालकों की तरह कक्षा में प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, उनको हम विशिष्ट बालक कहते हैं। वो मंदबुद्धि भी हो सकते हैं, प्रतिभाशाली भी हो सकते हैं, सामान्य व्यवहार, सामान्य जो कार्य है उनको नहीं करते हैं, मतलब कुछ स्पेशल उनमें होता है, कुछ भी हो सकता है वो। तो यहाँ आपका चौथा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 60 में। मंदबुद्धि है, पिछड़ा है, प्रतिभाशाली है, सभी विशिष्ट बालकों में आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 61 पर आएंगे। 61वां क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 61 है साथियों, विशिष्ट बालक का संबंध होता है बुद्धि से, शिक्षा से, पाठ्य सामग्री से और खेल से। बताइए इनमें से जो विशिष्ट बालक है उसका संबंध किससे माना जाता है? तो सही विकल्प का चुनाव करो 61 में। तो मित्रों, प्रश्न संख्या जो 61 है उसमें आपका राइट आंसर है विशिष्ट बालक का संबंध हम बुद्धि से लेते हैं, शिक्षा, पाठ्य सामग्री या खेल से नहीं लेते हैं। प्रथम विकल्प आपका सही है 61 में कि भाई बुद्धि के आधार पर ही उनका वर्गीकरण कर रखा है, इसलिए प्रथम विकल्प सही रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट 62वां क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न संख्या 62। मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है अतिवादिता, संतुलन, आत्मविश्वास और सहनशीलता। तो कौन सा इनमें से मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण में नहीं आएगा? साथियों देखो, आत्मविश्वास भी मानसिक स्वास्थ्य में का लक्षण है कि भाई उसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है। सहनशीलता, संतुलन सभी मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण में आते हैं, लेकिन अतिवादिता साथियों मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण में नहीं आता है, वो स्वस्थ लक्षण में नहीं रहेगा। विकल्प नंबर आपका 1 सही है 62वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 63 पे आते हैं। तो प्रश्न नंबर 63 है, किसी बच्चे में सृजनशीलता विकसित करने के लिए अध्यापक को नहीं करना चाहिए? बच्चे के विचारों का सम्मान करना, बच्चे की उत्कंठा जिज्ञासा को संतुष्ट करना, बच्चे को अपूर्व चिंतन की दिशा में ले जाना और बच्चे की प्रतिक्रियाओं को प्रतिबंधित करना। तो देखो, यदि आपको सृजनशीलता विकसित करनी है, आप एक अध्यापक हो, तो उसकी प्रतिक्रियाओं को आप प्रतिबंधित करके सृजनशीलता का विकास नहीं कर सकते हो। चौथा विकल्प 63 में सही है साथियों। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 64 को। तो चलिए 64वां क्वेश्चन देखेंगे। प्रतिभावान बालकों की पहचान कैसे की जा सकती है? बुद्धि परीक्षण द्वारा, अभिरुचि परीक्षण द्वारा, उपलब्धि परीक्षण द्वारा और उपरोक्त सभी के द्वारा। तो जो प्रतिभावान बालक, जिसको हम प्रतिभाशाली बालक भी कहते हैं, इसकी यदि आपको पहचान करनी है तो कई सारे बुद्धि परीक्षण हैं जिनके माध्यम से प्रतिभाशाली बालकों का पता चल जाता है। अभिरुचि परीक्षणों से भी प्रतिभावान बालकों का पता लगा सकते हो, उपलब्धि परीक्षण से भी लगा सकते हो, अर्थात उपरोक्त सभी के द्वारा आप प्रतिभावान बालकों की पहचान कर सकते हो।
तो विकल्प नंबर आपका 4 सही है साथियों 64 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 65, 65वां क्वेश्चन। वे बालक जो रटते हैं उनमें बुद्धि का विकास नहीं हो पाता, इस बात का विवेक नहीं होता क्या जरूरी है और क्या गैर जरूरी है। उनमें मौलिक चिंतन की शक्ति पैदा नहीं होती या उनके लिए परीक्षा पास कर पाना कठिन नहीं होता है। तो साथियों जो बालक रटते हैं मतलब किसी भी चीज़ को रटकर सीखना चाहते हैं तो उनमें एक कमी आ जाती है कि उनमें मौलिक चिंतन की शक्ति पैदा नहीं होती है। फिर वो उस चीज़ को रटते हैं जैसा दिया हुआ है वैसा ही याद वगैरह सब कुछ कर लेते हैं, बुद्धि भी बढ़ा सकते हैं, बट मौलिक चिंतन उसमें कुछ नवीन चिंतन नहीं आएगा। तो 65 में तीसरा विकल्प सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 66, वंचित रूप से पिछड़े बालकों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से बालक आते हैं। अंध व अपंग बालक, मंद बुद्धि व हकलाने वाले बालक, पूर्ण बधिर, पूर्ण लिखा था मैंने ये ना, पूर्ण बधिर या आंशिक बधिर बालक और इनमें से सभी। तो जो वंचित रूप से पिछड़े बालक है उसके अंतर्गत साथियों अंधे और अपंग बालक भी आते हैं, मंद बुद्धि और हकलाने वाले भी आते हैं, या तो पूर्ण बधिर मतलब पूर्ण बहरे या फिर आंशिक थोड़े कम बहरे ये भी आते हैं। अतः आपका जो उपयुक्त सभी वाला विकल्प है 66वें में चौथा विकल्प ये सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 67 पे आते हैं। आशा है वीडियो अच्छा लगा होगा। टारगेट रखते हैं 2500 लाइक्स के, तो जरूर करिएगा साथियों। बालकों में रुचियों के आधार पर जो व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती है वे निम्न में से किसका परिणाम है। आयु का परिणाम है, लैंगिक विभेदकता का परिणाम है, आनुभाविक पृष्ठभूमि का परिणाम है या प्रदत्त अवसरों का परिणाम है। देखो रुचियों के आधार पर भिन्नता, रुचियों के आधार पर की बात की जा रही है। तो साथियों प्रश्न संख्या 67 में राइट आंसर देना है। जो बालक की रुचियां हैं, देखा होगा कि अलग अलग बालकों की जो रुचियां हैं अलग अलग होती है, तो ये आनुभाविक पृष्ठभूमि का परिणाम होती है। जो उन्होंने जो चीज़ें अनुभव की है, जो चीज़ें देखी है, उनमें उनकी रुचियां हैं, अलग अलग चीज़ें देखते हैं, अलग अलग रुचियां बनती है, ये चीज़ें आनुभाविक पृष्ठभूमि से प्रभावित होती है। तो थर्ड विकल्प 67 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 68, धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए निम्न में से कौन सा प्रावधान सर्वाधिक उपयुक्त है। प्रतियोगिताएं, भाषण, त्वरण और उपचारात्मक शिक्षण। तो जो बालक धीमी गति से सीख रहा है, त्वरण का मतलब होता है डायरेक्ट उसको आगे भेज देना। आगे मतलब जैसे कक्षा 3 में है तो कक्षा 5 में पहुंचा देना, त्वरण वो है। प्रतियोगिताएं, भाषण साथियों ये प्रतिभाशाली बालक के लिए है। उपचारात्मक शिक्षण हमें यहाँ पर धीमी गति से सीखने वाले बालक के लिए करना चाहिए। चौथा विकल्प आपके 68 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 69 पर, जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपके इस इकाई का। तो चलिए प्रश्न नंबर 69, निम्न में से कौन सा स्वलीनता के लक्षण है। कमजोर सामाजिक व्यवहार, रूढ़िबद्ध व्यवहार, कमजोर संप्रेषण और इनमें से सभी। तो स्वलीनता के का नाम सभी ने सुन रखा होगा साथियों। इसमें व्यक्ति सामाजिक व्यवहार अच्छे से नहीं कर पाता है, रूढ़िबद्ध व्यवहार करता है, कमजोर संप्रेषण मतलब विचारों का आदान प्रदान ढंग से नहीं कर पाता है। अर्थात यहाँ पर इनमें से सभी चौथा विकल्प 69वें में सही है। तो अब आज का अंतिम और 70वां क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करके जाइएगा। कमेंट करके बताइए 70 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। जिस पर डाउट हो उसके लिए आप बेझिझक कमेंट कर सकते हो साथियों। तो चलिए अंतिम और 70वां प्रश्न देख लेते हैं। बाल अपराध का कारण नहीं है गरीबी, उचित घरेलू वातावरण, शारीरिक दोष और असफलता। तो देखो बाल अपराध गरीबी से भी आता है, शारीरिक दोष के कारण भी होते हैं, असफलताओं से भी होते हैं, लेकिन उचित घरेलू वातावरण, उचित है वातावरण तो फिर बाल अपराध का वो कोई कारण नहीं है। तो दूसरा विकल्प 70वें प्रश्न में सही है साथियों। ये टेस्ट पूरा हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के दोनों टेस्ट आप देख चुके हो। इसके पहले हिंदी वाला टेस्ट था तो उसको भी आप देख सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।